डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज एनटीपीसी सीबीटी सेकंड जो मेंस का पेपर है उसको, जो हमारा 17 जनवरी 2017 का है, सेकंड शिफ्ट का। इसके हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को वीडियो 1 और 2 में कवर कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो 3 है जिसके अंदर हम पार्ट 3 को कम्प्लीटली पेपर को कवर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, हम इससे पहले 2 पार्ट में 70 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये इसका पार्ट 3 है, वीडियो 3 है, जिसके अंदर हम 71वें क्वेश्चन से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं 71वां क्वेश्चन। देखिए, ये हम देख पा रहे हैं ब्लड रिलेशन से हमारा क्वेश्चन है। ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं, इनके अंदर जितना भी डाटा हमें दे रखा होता है उन्हें एक दूसरे के थ्रू जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स डब्ल्यू का बेटा है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स जो है बेटा है, तो जेंडर जो मेल होगा उसको प्लस से इंडिकेट करेंगे और फीमेल होगा उसको माइनस से, और जिसका जेंडर क्लियर नहीं होगा उस पर कुछ भी इंडिकेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यू का जो बेटा है वो एक्स है, लेकिन इसका बेटा का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन इसका नहीं पता कि डब्ल्यू कौन है, मेल है या फीमेल है। और भी आगे डाटा को पढ़ते हैं। फिर बोला गया डब्ल्यू वी का भाई है, तो इसका जेंडर भी क्लियर हो गया कि ये मेल है, किसका भाई है, वी का। और वी यू की बहन है, तो मेरे प्यारे साथियों यू की जो सिस्टर है वो कौन है, वी है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। और आगे पढ़ते हैं। फिर बोला गया कि बताएं कि यू एक्स से कैसे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ पर लिखा हुआ से, वहाँ पर हम खुद आकर बैठ जाते हैं, सेल्फ आकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये इसका कौन, पिता होगा, ये माँ होगा, माँ के अब ये समझ नहीं आ रहा है ये भाई है कि बहन है, या अंकल है, बुआ है, फूफा है, कौन है, ये क्लियर नहीं होता है। इसलिए हम देख पा रहे हैं क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो इसका इससे रिलेशन बताना था। हम देख पा रहे हैं जब जेंडर क्लियर नहीं है तो आंसर आता है हमारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं हम 74वां प्रश्न, यानी सेम पैटर्न का ब्लड रिलेशन का फिर से हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वी सी का इकलौता बेटा है। ये जो बी है वह सी का इकलौता बेटा है। फिर बोला गया जिसकी पत्नी यानी सी की जो वाइफ है उसकी कोई बेटी नहीं है, इसकी कोई भी बेटी नहीं है, के सी के पोते की पत्नी है। अब ये बेटा हो गया, बेटे की अगर बच्चे की पुत्र वधू आती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, के। यही प्रश्न में बोला गया क्या, के सी के पोते की पत्नी, ये इसका बेटा, बेटे के बच्चे को हम क्या कहेंगे, पोता या पोती। तो इसकी अब पोते की पत्नी होगी तो ये कौन हो गई, माइनस। तो अब यहाँ बोला गया है वी का के से क्या रिलेशन है। तो हम देख पा रहे हैं वी के का, जहाँ पर का लगा हुआ वहाँ पर सेल्फ हम बैठ जाते हैं, यानी आप देख पा रहे हैं कि ये इसका कौन होगा, ससुर होगा। तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, ससुर। क्यों होगा, क्योंकि एक जेंडर ऊपर है और ये इसकी पुत्र की वधू है, यानी पुत्र वधू है, इसलिए इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे साथियों, दोनों की दोनों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक निश्चित मूलधन P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है। यदि R का मान वर्षों में N की संख्या के बराबर है तो N का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं अगर मूलधन हम P मानते हैं तो साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 9/16 है। यानी हम देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज यानी 9/16 P बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। प्यारे साथियों, यहाँ पर N और R का मान बराबर बोला गया है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको क्या, N स्क्वायर, या P से हमने P कैंसिल कर दिया, इस 4 को हमने P वाला ये 9 जैसा तैसा रहेगा, इस 100 को हमने इधर भेज दिया, यानी कि 9/16 और गुणा 100 बराबर हम देख पा रहे हैं
आर और एन हमारे कैसे इक्वल है, ये बोल रखा है आर का मान जो है एन की संख्या के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं इसको क्या, एन स्क्वायर। तो प्यारे साथियों जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 3/4 गुणा 10, यानी इसको इससे काट दिया तो ये आ गया 2 और ये आ गया 5, 5 का 3 गुना आएगा 15/2। प्यारे साथियों अगर इसका डिवाइड कर दिया जाए तो ये प्राप्त होगा हमें कितना, 7.5, यानी एन का जो मान निकल कर आया ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कितना निकल कर आया, 7.5, 7.5। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पजल फॉर्मेट से हमारा क्वेश्चन है जो 77 से लेकर के 79 तक क्वेश्चनों को कवर करता है। प्यारे साथियों पहले हम इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कितना डाटा दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है निर्देश के अनुसार कि 77 से लेकर के 79 तक क्वेश्चन को कवर करेगा। पी क्यू आर एस टी और यू, यानी 6 ये व्यक्ति हैं जो अलग अलग व्यवसायों में हैं। इनके प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। उनमें से एक राजनीतिज्ञ, एक एक्टर यानी अभिनेता भी हो सकता है और अभिनेत्री भी हो सकती है, एक बैंकर, एक भूतपूर्व सैनिक, एक नर्स और एक गृहिणी है। तो निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्यारे साथियों इसमें सबसे पहले हमें जो डाटा दे रखा है, यानी जो आधार दे रखे हैं इसके मुख्य, ये जो 3-4 दे रखे हैं, इनको समझ करके पहले हमें डाटा कलेक्ट करना होगा, उसके बाद फिर इन प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रखा है आर एक भूतपूर्व सैनिक है। तो प्यारे साथियों आर को मैं लिख सकता हूं कि ये कौन है, एक सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है। और जिस डाटा को हम लिखते जाएंगे उसको हम काटते जाएंगे। ये सैनिक हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हम देखते हैं आगे दे रखा है जिसकी शादी एक गृहिणी से हुई, यानी इसकी जो शादी होती है एक गृहिणी से होती है, एक गृहिणी से हो जाएगी। अब ये गृहिणी कौन है अभी कोई डाटा क्लियर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। क्यू एक एक्टर है, क्यू जो है एक एक्टर है, ये एक एक्टर है। जिसका भाई टी राजनीतिज्ञ नहीं है। अब इसका जो भाई है टी, ये जो है राजनीतिज्ञ नहीं है, यानी ये राजनीति नहीं करता है, राजनीतिज्ञ नहीं है। फिर बोला गया यू ना तो बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ। मेरे प्यारे साथियों यू के लिए भी ऐसा डाटा बोला गया कि ये राजनीतिज्ञ भी नहीं है और बैंकर भी नहीं है। तो यू इन दोनों पेशों को छोड़ करके अन्य आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने थे, 6। तो यदि हम सैनिक को हटा दें, गृहिणी को हटा दें, एक्टर को हटा दें, राजनीतिज्ञ और बैंकर को हटा दें, अब हमारे पास जो बचता है वह केवल और केवल क्या बचता है, राजनीतिज्ञ हमने हटा दिया है, एक्टर हो चुका है, बैंकर को हटा दिया है, भूतपूर्व सैनिक हटा दिया है, गृहिणी हट चुकी है। अब बचा कौन है, नर्स, यानी यू जो है वो कौन है, एक नर्स है। यू कौन है, एक नर्स है। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी यही था कि यू कौन है, तो यू एक नर्स है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जिसमें बोल रखा है पी आर की पत्नी है। तो हम देख पा रहे हैं गृहिणी कौन है, एक पी है जो किसकी पत्नी है, आर की। तो प्यारे साथियों इतना हमें डाटा समझ आया कि आर कौन है, एक सैनिक है, पी एक गृहिणी है, क्यू एक एक्टर है, यू जो है एक नर्स है। प्यारे साथियों टी के लिए बोला गया है कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से जो हैं व्यवसाय क्लियर हो चुके हैं। सैनिक क्लियर है, गृहिणी क्लियर है, एक्टर भी क्लियर है और बैंकर भी क्लियर है, सॉरी नर्स भी क्लियर है यू के लिए। अब हमारे पास 2 बचते हैं, जबकि टी के लिए बोला है कि राजनीतिज्ञ नहीं होगा। तो टी फिर होगा कौन, बैंकर होगा। तो प्यारे साथियों टी कौन हो चुका है, बैंकर हो चुका है। अब जो एक व्यक्ति बच गया वही कौन होगा, राजनीतिज्ञ होगा, राजनीतिज्ञ हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि बचा कौन है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए हम आर को लिख चुके हैं, यानी पी को लिख चुके हैं, आर को लिख चुके हैं, क्यू को लिख चुके हैं, टी को लिख चुके हैं, यू को लिख चुके हैं। ये एस जो है वो कौन है,
राजनीतिज्ञ है। तो प्यारे साथियों, अब प्रश्नों के आंसर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कौन नर्स है, तो हम देख पाए कि नर्स कौन है, यू, क्लियर हो गया। दूसरा है कौन बैंकर है, तो बैंकर की बात की जाए तो बैंकर कौन है हमारा, टी, क्योंकि राजनीतिज्ञ कौन है, एस, तो बैंकर कौन है, टी। तो ये भी क्लियर होगा आपको, ये भी ऑप्शन नंबर डी है। लास्ट है कौन राजनीतिज्ञ है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख पा रहे हैं राजनीतिज्ञ कौन है, एस। तो ये हमारा जो है पजल था। प्यारे साथियों, पजल फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हमें इसी प्रकार से डाटा को कलेक्ट करके उसको रीड करना होता है और डाटाओं को लिखना पड़ता है। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, आप इसको एक बार दोबारा से देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगा। और जब भी हमारा पजल का क्वेश्चन आएगा तो इसमें कम से कम 3 या 4 या 5 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है और मोस्टली 2 या 3 से कम क्वेश्चन भी नहीं देता। जब भी आपको पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें क्वेश्चनों का आपको एक बंच एक साथ मिलेगा। तो प्यारे साथियों, समझ पाए होंगे इन क्वेश्चनों को। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 80वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 6400 रुपये पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज का रेट क्या है। परसेंटेज रेट है 25%। 25% का अर्थ ये है, अगर आज हम किसी को 100 रुपये की राशि देते हैं तो वह 1 वर्षों के बाद 125 रिटर्न करेगा। कितने वर्षों के बाद, 1 वर्षों के बाद। यदि मैं इसको 25 से काट करके छोटे छोटे अनुपातों में बदल दूं तो मुझे प्राप्त होगा 4:5। तो प्यारे साथियों, 4 से 5 आपको क्लियर होगा कि कैसे हो गया, कि अगर आज हम किसी को 4 रुपये देते हैं तो अगले वर्ष वो हमें रिटर्न कितना करेगा, 5 रुपये। लेकिन प्यारे साथियों, बोला गया है कि क्वेश्चन में कि ये जो राशि है 3 वर्षों के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो हम इस पर क्या करते हैं, पावर 3 लगा देते हैं। जैसे ही हमने पावर 3 को ओपन किया तो इसने दिया हमें 64 और इसने दिया हमें कितना, 125। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा क्या था, मूलधन था और ये हमारा अमाउंट था। तो हम जान पाए होंगे कि इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या रहता है, हमारा इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच में हम देख पा रहे हैं कितने यूनिट का अंतर है, 61 यूनिट का अंतर है। तो हमें 61 यूनिट के बराबर क्या मिलेगा, CI मिलेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मूलधन हमें कितना लिया है अभी, 64, लेकिन प्रश्न में दे रखा है कितना, 6400। तो 64 यूनिट बराबर 6400, 6400। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आया, 1 यूनिट बराबर 100। 100 का गुणा यदि मैं 61 में कर दूं तो आंसर आएगा मेरा कितना, 6100। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा 3 वर्षों का, वो निकल कर आएगा 6100, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो इतना समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारा CI से। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 81वें प्रश्न में हमें गिवन है PQR एक काम को अकेले क्रम से 10, 15 और 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। P प्रतिदिन काम करता है और काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए Q और R दोनों P के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से कार्य करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, P के साथ एक दिन Q काम करेगा तो अगले दिन P के साथ R कार्य करेगा। यानी P रेगुलर कार्य करेगा और Q और R एक एक दिन छोड़कर कार्य करेंगे। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले PQR इनका हम LCM लेते हैं, यानी 10, 15 और 30। तो LCM आएगा हमारा निकल कर कितना, 60 या 30 निकल जाएगा, 30 भी काम कर जाएगा। 30 से हम 30 के अंदर डिवाइड करते हैं 10 से तो आएगा 3, डिवाइड किया 2 और 1। तो प्यारे साथियों, हम समझ पा रहे होंगे कि पहले दिन की यदि कार्य क्षमता देखी जाए, किसकी, P की कार्य क्षमता निकली है 3 कार्य करने की एक दिन में, Q की निकली है 2 और R की निकली है 1। अब पहले दिन जो कार्य करने जाने वाला है वह P प्लस Q जाने वाला है। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 कार्य करेंगे। फिर ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन जो कार्य करने जाने वाला है वहां जाएगा P प्लस R। तो इनकी जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी, 4।
तो मेरे प्यारे साथियों हम समझ पाए कि 2 दिनों में, कितने दिनों में, 2 दिनों में जो टोटल कार्य हुआ है वो कितना हुआ है 9। तो हमें 30 के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 9 से। जितनी बार पूरी तरह से भाग चला जाएगा उतने दिनों को हम पहले ले लेंगे। तो जैसे हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 से चला गया हमारा कितनी बार, 3 बार। तो हम इतना समझ पाए कि 3 दिनों तक इन्होंने कार्य किया होगा, 3 दिनों तक इन्होंने, यानी ओवरऑल 6 दिनों तक कार्य हो चुका है अभी। समझ पाए होंगे। या आप अल्टरनेट एक एक दिन कार्य करवा सकते हैं, यानी पहले दिन इससे, दूसरे दिन इससे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन। तो 6 दिनों में हम देख पाएंगे हमारे 27 कार्य हो जाएंगे और शेष कार्य बचेंगे कितने, 3। और अब ये 3 कार्य करने के लिए पहले दिन जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो आएंगे और उनका कार्य क्षमता कितना है, 5। तो 3/5 यानी 6 दिन कंप्लीट लगेंगे। 6 सही 3/5 दिनों का टाइम लगेगा इस कार्य को समाप्त होने के लिए। तो आंसर निकल कर आता है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। आप देख रहे हैं 84वां क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है सदृशता को पूरा करें। दुख, खुशी, संयम। तो संयम का आप बताएं आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका क्या, विश्वास। क्यों होगा विश्वास, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दुख का विपरीत खुशी होता है, उसी प्रकार से संयम यानी संदेह, जो संदेह रहता है उसका विपरीत होता है क्या, विश्वास करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों हमने अभी क्वेश्चन जो कवर किया है 84 तक कवर कर लिया है। आइए चलते हैं 85वें क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों 25वें क्वेश्चन में हमें गिवन है, सबसे पहले दे रखा है कितना, 1। अब 1 में हमने जोड़ दिया क्या, 0.5, तो हमें प्राप्त हुआ क्या, 1.5। ये पहला पद था, ये दूसरा पद है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले हमने कितना जोड़ा, 0.5 जोड़ा है। अब जोड़ दिया कितना, 1, यानी ये हो गया हमारा कितना, 2.5। तो आप अनुमान लगा पाए होंगे कि आगे क्या जोड़ा जाए जिससे हमें 4 मिल जाए, यानी 1.5 जोड़ा जाए तो हमें क्या मिल गया, 4। तो प्यारे साथियों अब क्लियर हो चुका होगा, अब आगे क्या जोड़ा जाना है, अरे भाई बोलो, क्या जोड़ा जाना है, 2। तो आंसर क्या आया, 6। और यही पैटर्न आगे की तरफ फॉरवर्ड होता जाएगा। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं 2.5 जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, 8.5। तो हमारा क्लियर हो चुका आंसर कि 4 में हमने कितना जोड़ दिया, 2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये जो हमारा दे रखा है वो है। अगला क्वेश्चन भी हमारा फिर से रीजनिंग का है, जिसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सर्वाहारी नहीं है। सॉरी साइंस का क्वेश्चन है, भूल गया तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका। इसका आंसर है हमारा सी, सांप। क्योंकि सांप जो है सर्वाहारी नहीं होते हैं। सांप हमारे जो है सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है। जैसे इसके अंदर और भी आते हैं सरीसृप के अंदर, जैसे छिपकली है, घड़ियाल है, कछुआ है, ये भी जो है सरीसृप वर्ग में ही आते हैं। और सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं, अंडे इनके कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके होते हैं। और आपको बता दिया जाए थोड़ा साथ में ही कि सरीसृप वर्ग में जो प्राणी श्वसन लेते हैं वो फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, और इस वर्ग में जो भी प्राणी होते हैं जोड़ी के पाद में होते हैं। तो इतना समझ पाए होंगे। देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्यारे साथियों क्वेश्चन में दे रखा है कि एक जिले में 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें 4 राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारते हैं और प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 1000 के नीचे दी गई है, 1000 में है जो कि नीचे दी गई है। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए प्यारे साथियों ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसको DI बोला जाता है। और यदि आप DI समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, या आई बटन में भी मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर 4 या 5 वीडियो डाली गई हैं DI की। उन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं कि DI के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि 4 पार्टियां हैं, पार्टी 1, 2, 3, 4। और बोला गया है कि भाई पहले प्रश्न में कि किस दल को पूरे जिले में कुल मिलाकर सबसे अधिक मत प्राप्त हुए। तो हम यहाँ पर इन सभी का सम निकालते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 180 और 80 ये हो जाएगा हमारा जोड़ने पर, यानी 260। और 260 के अंदर फिर हमें जोड़ना है कितना, 19, यानी ये प्राप्त होगा हमें कितना, दल जो फर्स्ट पहला जो दल है उसका प्राप्त होगा 279,000, 279,000। दल 2 की बात की जाए
तो इसका यदि हम सम देख पा रहे हैं, जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कितना, 4 5 9 और 3 यानी 2, रिमाइंडर बचा हमारा 1 7 14 21 22, यानी ये ओवरऑल प्राप्त हुआ हमें कितना, 442। इसी प्रकार से हम दल 3 को भी जोड़ेंगे और दल 4 को भी जोड़ेंगे। दल 3 का यदि हम सम करते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें कितना, 309, और दल 4 का जोड़कर देखते हैं 200 400 और लगभग 600 यानी कि 660। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। तो वोट प्राप्त करने वाली सबसे ज़्यादा पार्टी है वो है दल 4। हम देख पा रहे हैं इन सभी का जो सम है सबसे ज़्यादा किसका अधिक है, चौथी वाली पार्टी का सबसे अधिक है। तो ये जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर के 90 तक कवर करते हैं। मैं यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, जैसा कि आप 88वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ बोल रखा है इसने, अपने निकटतम प्रतिद्वंद दल की तुलना में 4 वाला जो दल है उसने दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र को कितने अधिक मतों से जीता है। देखिए प्रतिद्वंद मतलब जो इससे थोड़ा सा हार गया है। प्यारे साथियों, ये तो बहुत बुरी तरह से हारे हैं, तो इन दोनों में हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो अंतर निकल कर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 102,000, क्योंकि ये जीतने वाला उम्मीदवार है और ये हारने वाला है दक्षिण से। तो इन दोनों में जो अंतर रहा है वही पूछा गया है। अब यहाँ 1000 में ना पूछते हुए लाख में पूछा गया है, तो हम समझ पा रहे हैं ये जो 1000 है इसमें लाख में बदलने के लिए हमें 1 लाख में 100,000 होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो आंसर प्राप्त होगा 1.02 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, इन दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है इसी से, लेकिन आपको उसमें क्या है, जोड़ करके डाटा निकालना है। आप उसको खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। आइए बता ही देता हूँ मैं कि इसका आंसर भी क्या निकलेगा। 89 में दे रखा है हमें कि किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ। तो प्यारे साथियों, हमें पूर्व को सम करना है, दक्षिण का सम करना है, उत्तर का सम करना है, पश्चिम का सम करना है। जैसे कि पूर्व का यदि हम सम करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 344। यदि दक्षिण की बात की जाए तो ये प्राप्त होगा हमें 396। बात की जाए उत्तर की तो इसका सम प्राप्त होगा हमें कितना, 616। और बात पश्चिम की जाए तो इसका प्राप्त होगा हमें 334। तो ये चारों का चारों सम मिल गए हमें सभी के। तो हम देख पा रहे हैं सबसे अधिक जो मतदान हुआ है वो उत्तर राज्य में हुआ है, उत्तर क्षेत्र जो है उसमें हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि शब्दों की पहली जोड़ी में से एक निश्चित संबंध है, तो अगली जोड़ी को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उसी संबंध को प्रस्तुत करने वाला शब्द चुनें। तो बृहस्पति, यूरोपा। तब आपसे बोला गया पृथ्वी, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर आपको जीएस का नॉलेज नहीं होता है तो आप इस रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आपको रीजनिंग के तौर पर वो जीएस की डिमांड आपसे कर रहा है। ये हमारा भूगोल का क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला गया है कि बृहस्पति का जो है उपग्रह कौन है, यूरोपा। तो इसी प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह क्या होगा, तो आंसर है चंद्रमा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। तो समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन को कि आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का क्वेश्चन भी जीएस के अंदर कैसे घुमाकर पूछा जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि जीएस का क्वेश्चन भी रीजनिंग के तौर पर कैसे पूछा जा सकता है। आइए अब देखते हैं हम 92 का क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है हमें, यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसे परीक्षा में 75 अंक प्राप्त हुए, तो वास्तव में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी विद्यार्थी ने x% अंक प्राप्त किए होंगे और उसमें 25% की वृद्धि कर दें, यानी इस संख्या का 125% निकाल दिया जाए, तो कितने के बराबर है वो, 75 के। और हमें मान ज्ञात करना है वास्तव में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 100%। तो x बराबर देख पा रहे हैं 75/125, और यहाँ गुणा कर देते हैं हम कितने से, 100 से। तो इसी प्रकार से यहाँ भी गुणा कर दिया हमने 100 से। 25 से कैंसिल आउट किया, ये 4 बार चला गया, ये 5 बार, 5 से किया
4 बार। 15 का 4 गुना कितना आ गया हमारा 60। तो प्यारे साथियों वास्तव में उसने 60 अंक प्राप्त किए थे। बहुत ही आसान सा प्रश्न था जो हम समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93/12, जिसके अंदर दे रखा है हमें श्रृंखला में अनुपस्थित वर्ण ढूंढें। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा दूसरा अंक है, वी जो हमारा है दूसरा अक्षर है, जेड हमारा 26वां अक्षर है, डब्ल्यू हमारा जो है 23वां अक्षर है, एस जो हमारा है 19वां अक्षर है। प्यारे साथियों नंबरिंग को हम देखते हुए समझ पाते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या कर दिया गया, -2 कर दिया गया, -3, -4, -5। ये पैटर्न इसमें कंटिन्यू चल रहा है। अब 14 में से कितना घटाना पड़ेगा, -6, तो बचेगा क्या 8, और 8 पर क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, यानी एच हमें गिवन है। और यही प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन ए पर गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि श्रृंखला में गलत संख्या बताएं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 6, उसके बाद दे रखा है 11, फिर 16, 20 और 26। तो प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना जुड़ा गया है, केवल 5। फिर देखते हैं तो केवल 5, फिर देख पा रहे हैं तो प्लस का 4, और फिर देख पा रहे हैं तो प्लस का 6। तो जैसा कि आप समझ पाए होंगे ये पैटर्न कैसा चल रहा है, +5 तो आगे भी क्या होना चाहिए था, +5 और +5। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो दे रखा है 20, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, अगर 21 आ जाता तो आगे भी पैटर्न हमारा कंटिन्यू सही हो जाता। तब हमें पता चला कि जो 20 हमें दे रखा है ये इस क्वेश्चन में क्या है, त्रुटि है। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि सदृश्य को पूरा कीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या दे रखा है, CD, फिर GA, यानी इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे कंटिन्यू रहा होगा। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले C और D, इसकी नंबरिंग हमारा 3 है और इसकी 4 है। आगे मिलता है हमें कितना, G और A, यानी 7 और 1। यदि मैं इसको इससे जोड़ दूं और इसको इससे जोड़ दूं, यानी इसमें कितना किया गया, -3, और इसमें देख पा रहा हूं मैं +4। तो क्या यही पैटर्न आगे कंटिन्यू हो रहा है, चेक करते हैं कि P जो दे रखा है, P में यदि 4 जोड़ दूं, यानी 16 में 4 जोड़ दूं तो 20 मिलेगा। तो प्यारे साथियों 20 मुझे केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी पहले तो ये क्लियर हुआ 20। इसके बाद देख पा रहे हैं कितना कम करना है, 3 कम करना है। 3 कम करने पर कितना मिला है, 17, यानी 17 के बाद इधर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें कितना कम करना होगा, 3 कम करना होगा। 17 में से 3 कम करने पर क्या मिलेगा हमें, 14। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले वाले में 4 जुड़ना है और दूसरे वाले में से 3 कम करना है। ये पैटर्न इसके अंदर लग रहा था। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय की जाती है। यानी ये जो 600 मीटर की दूरी है इसको 5 मिनट में तय की जाती है, लेकिन गति हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले इस चाल को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि चाल हमारी 2 तरीके से होती है, तो मीटर प्रति सेकंड में या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने 60 से गुणा कर दिया। अब यहाँ हम गुणा करते हैं 18/5 का गुणा। क्यों, क्योंकि हम इसे बदलना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो प्यारे साथियों जैसा कि हम समझ पा रहे हैं 60 से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो 10 प्राप्त होगा, और यदि इसे 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ 2 प्राप्त होगा, और इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो ये होगा हमें कितना 36/5, और 5 से यदि डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा कितना 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चाल बराबर दूरी बटे समय चैप्टर से हमारा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्यारे साथियों 100वें क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि एक आदमी 22,000 रुपये का एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है और परिवहन के लिए 1,000 रुपये तथा इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करता है। यानी कहने की बात यह है, यदि हम किसी आर्टिकल को 22,000 रुपये में खरीद कर लाते हैं, 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का देते हैं और 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन का, तो हमें वो आर्टिकल कितने का पड़ गया, 25,000 रुपये का।
प्यारे साथियों, इस पर वह क्या करता है, 15% का लाभ कमाना चाहता है। तब ये बोला गया कि उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कहने की बात यह है कि इस राशि का हमें कितना ज्ञात करना है, 115% ज्ञात करना है। तो 115/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, इन दोनों का हमने अब मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्राप्त होगा हमें 28,750 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर गिवन है। प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, केवल इन दोनों का हमने गुणा कर दिया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक धनराशि का 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। तो इसी धनराशि पर ब्याज की दर से उपरोक्त दर से की 1/4 दर और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम इतना समझते हैं, यदि किसी राशि पर एक वर्ष में 8% ब्याज मिल रहा है, जो कि साधारण ब्याज के रूप में मिल रहा है, तो 8 वर्षों में वह 64% ब्याज हमें देगा। यानी 64% की जो राशि दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, 16,000 रुपये। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे और निकालते हैं कितना, 100% का मान। तो सबसे पहले मैंने 16 से डिवाइड किया तो ये मुझे देगा कितना, 1,000 बराबर 4%। अब मैं इसमें 25 का गुणा कर देता हूँ, यानी 100% बराबर ये मुझे राशि प्राप्त हो गई कितनी, 25,000 रुपये। या आप जिस भी तरीके से करते हैं, 64 से डिवाइड करके 100 का गुणा कर देते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। तो हमें कितना मिला कि उसकी राशि कितनी है, 25,000 रुपये। ये मूलधन के तौर पर है। अब हम चाहते हैं कि जो अभी ब्याज दर है उसका 1/4 ब्याज दर, यानी अभी ब्याज दर कितना है, 8%, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो ब्याज दर कितना निकल कर आएगा, 2%। तो मेरे प्यारे साथियों, 2% की दर से 2 वर्षों का CI ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि 2 वर्षों का CI ज्ञात करना है तो 2% का हम क्या करते हैं, इस प्रकार से यूज कर लेते हैं, x + x + x × x अपॉन 100। इसके अंदर हम पुट करते हैं क्या, 2, तो 2 + 2 + 4/100। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 4.04% हमें ज्ञात करना है इस राशि का। जब हम इस राशि का 4.04% ज्ञात करेंगे तो वह निकल कर आएगा कितना, 1,010 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर वी पर गिवन है। थोड़ा प्लेस कम होने की वजह से मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। आप इसको समझ पाए होंगे कि इस राशि का हमें क्या करना है, 4.04% ज्ञात करना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। या आप चाहें तो 25,000 रुपये की राशि को लेकर के इस पर आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो प्यारे आप साथियों, समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, 107वें क्वेश्चन पर हमें गिवन है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग में लिया गया है वही हमारा जो है बहुलक कहलाता है। तो हम देख पा रहे हैं इस राशि के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया गया किसका, 70 का, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यही हमारा बहुलक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें दे रखा है हमें कहाँ, 109 पर। इससे पहले 108 पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वर्ड दे रखा है हमें क्या है, फ्लोरा एंड फोना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पौधे और पशुओं से। कहाँ से, पौधे और पशुओं से। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको टकराता रहेगा। एक्चुअल में ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए साइंस के अंदर, उसका क्वेश्चन था ये। अब देख पा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 109, जिस पर हमें गिवन है कि 24, 96 और 36 का लासा ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, इन बड़ी संख्याओं को ध्यान से देखते हैं। बड़ी संख्या कौन कौन सी, इसमें 96। तो क्या मैं 96 में 24 से भाग लगाऊँ, जाएगा क्या पूरी तरह से, बिल्कुल चला जाएगा। यदि मैं 36 से भाग लगाता हूँ तो ये पूरी तरह से भाग नहीं जा पाता है। ये LCM निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 96 के अंदर यदि हम 24 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से कट पा रहा है।
लेकिन 96 के अंदर अगेन हम क्या करते हैं 36 से डिवाइड करते हैं, तो काटने पर ये बचेगा हमारा कितना 16/6, और अगेन काट दिया तो ये बचेगा कितना हमारा 8/3। तो प्यारे साथी हम देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 3, जिससे हम भाग लगाना चाह रहे हैं उससे कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 3। तो इस 96 में हम 3 का गुणा कर देते हैं और आंसर निकल कर आएगा कितना 288। बड़ा ही आसान मेथड है ये इसका। अदरवाइज आपके पास गुणनखंड करने के वाला मेथड भी होगा जो आपने बचपन से सीख रखा होगा, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस मेथड को भी आप समझ पाए होंगे, बड़ा ही आसान सा मेथड था। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एन के पास की अपेक्षा पी रुपये अधिक है। तो प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं एन व्यक्ति के पास जो राशि है के की तुलना में कितना अधिक है, पी रुपये अधिक है। तो एन बराबर हमें क्या प्राप्त होगा के प्लस पी। फिर बोला गया कि एन और के पास कुल धन क्यू रुपये है, यानी एन प्लस के इन दोनों का जो कुल धन है वो कितना है क्यू रुपये। तब बोला गया कि के पास कितनी राशि है ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एन का मान हमें कितना प्राप्त है के प्लस पी। तो इस वाले मान को एन के जी ये जो मान दे रखा है इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या होगा के प्लस पी के बराबर क्यू, यानी ये कितना हो गया 2k और p को हमने इधर भेज दिया तो q माइनस पी। तब हम देख पा रहे हैं k बराबर क्या प्राप्त होगा हमें कि q माइनस पी बटे में प्राप्त होगा कितना 2। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 पर हमें गिवन है, और प्यारे साथियों यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ ही हमने जो है इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है। प्यारे साथियों 120 क्वेश्चन का जो हमारा मेंस का पेपर था पूरा का पूरा कवर हो चुका है। इसके अंदर 35 नंबर का मैथ्स, 35 का रीजनिंग और बकाया 50 नंबर का हमारा साइंस, जीएस का, करंट अफेयर्स का सभी पार्ट्स आते हैं। तो जिसके अंदर हमने मैथ्स और रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो ये 3 पार्ट के अंदर हमने कवर किया है। प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और वो स्टूडेंट्स जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।